हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे आबाद होंगे, अपने और अपनी फैमिली का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ये नया सीरीज चल रहा है, वर्दी सीरीज के माध्यम से हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर के मोस्ट एक्सपेक्टेड या मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन हैं, बार बार जो परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग कराते हुए चल रहे हैं। तो आज हम जो पहुंच चुके हैं प्यारे दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं आपके उसी श्रृंखला की सीरीज नंबर 3 में। हम सीरीज नंबर 3 में पहुंच के देखिए क्या करते हैं हम। जैसे कि हमारी आज की स्लाइड का जो पूरा एक मोटो भी है वो क्या है, देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस। हाँ प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम जो देखने को आपको जुलाई और अगस्त के महीने में कभी भी मिल सकता है। आयोग कभी भी जो भर्ती बोर्ड है वो कभी भी अपने डेट को अनाउंस कर सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को तैयारी स्टार्ट करके रखना है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्टूडेंट का अगर जो पहले एग्जाम हुआ था, जो पोस्टपोन्ड हो चुका था, जो आउट हुआ और पोस्टपोन्ड हुआ और आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की, बाकी सारे लोगों ने मिलकर मेहनत की, तो उसको आप आउट करने के बाद उसको निरस्त कराया गया। तो अगर वहां पे कोई कमी रह गई है तो उस कमी को सुधारने का आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा मौका है। 60,000 प्लस वैकेंसी है, आप लोगों को वर्दी लेने का बहुत अच्छा मौका है। इसी मौके को भुनाने के लिए हम आप लोगों के साथ जुड़े हैं, हम आप लोगों के साथ वर्दी बैच के साथ आए हैं। देखिए, आज हम तीसरे अपने दिन में पहुंच चुके हैं। तीसरा दिन यानी कि इससे पहले आपने अगर हमारी 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो उन दोनों वीडियो को आप लोग देखिए, उनका आनंद उठाइए। वहां से वो क्वेश्चंस जो बहुत बार रिपीटेड होकर क्वेश्चन आते हैं, या आपको ऐसा लगेगा कि आप परीक्षा हॉल में ही बैठे हैं और आप लोग एक एक सेकंड, एक एक मिनट को हमारी वीडियो को देखिए और अपने आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं भी दे पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जितनी जरूरत होती है सिर्फ उतनी ही एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चन की देते हैं। जहां पे जरूरत नहीं है वहां हम आपको अनइवन या बेकार का जो डेटा है आपको नहीं देते हैं, आपके ऊपर बम्बार्डिंग नहीं करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम बहुत ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना जो हमारा सेशन रहने वाला है। उस सेशन को हम आज स्टार्ट करते हैं और देखिए क्या कहता है। पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को हमेशा मोटिवेशन से भर के रहना है। परिस्थितियां उतार चढ़ाव सब आते रहते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोग को एकदम से चीजों से हर्ट नहीं होना है, चीजों को एकदम एक्सट्रीम नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ जुड़ना है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है। अगर फिर भी आपको अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम चलते हैं, आपका बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये PYQ है। ये PYQ है आपका यूपी SI में आया हुआ सवाल है। यूपी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा जाता है, देखिए, इस पूरी सीरीज का क्या सिस्टम रहने वाला है। इस पूरी सीरीज का सिस्टम रहने वाला है कि ये सीरीज जो रहेगी ये मिसलेनियस रहेगी। इसमें ज्योग्राफी के सवाल भी होंगे, इसमें आपके साइंस के सवाल भी होंगे, हिस्ट्री के भी होंगे, पॉलिटी के भी होंगे और करंट के कुछ सवाल आपको सिर्फ इसलिए बताने के लिए, आपको ये ध्यान दिलाने के लिए कि हाँ, करंट का सवाल इस एरिया से पूछा जाता है, आपको वो एरिया एक्टिवेट रखना है, वो आपको देखने को मिलेगा। आइए सवाल पर चलते हैं और बहुत समय नहीं लेते हैं। सवाल क्या कहता है, सवाल को पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा आयकर से जुड़ा नहीं है। इनमें से कौन सा आयकर से जुड़ा नहीं है। आयकर को प्यारे दोस्तों बोलते हैं इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स से कौन सा नहीं जुड़ा है, इसके बारे में देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो लोग आप लोग तैयारी करेंगे, आप लोग अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, आप लोग स्लॉट पे पहुंचेंगे। इनकम टैक्स की जो टैक्स पेयर वाले होते हैं, जो हमारा जो टैक्स है, जो हमारा कर है, जो हमारा ब्याज या कर है, उस कर को अदा करने के लिए, जिससे पूरे भारत की इकोनॉमी चलती है, जिससे पूरे भारत के निर्माण में आप लोग का बहुत बड़ा योगदान होता है कि आप टैक्स देते हैं। और अगर आप टैक्स देते हैं तो टैक्स देने के बाद आप लोग क्या करते हैं, आप लोग टैक्स पेयर हो जाते हैं और उस पैसे से गवर्नमेंट नई नई स्कीम मतलब कल्याणकारी योजनाएं लेके आती है। तो ऐसे ही पूछा गया है। देखिए, ये शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आने वाले समय में इनसे अवगत होना है। देखिए, जैसे फॉर्म 16 बेट ITR फॉर्म 5 होता है ITR, ये होता है इनकम टैक्स रिटर्न ITR या धारा 80C। तो यानी कि आपको अगर आप लोग एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आपका इनकम बहुत अच्छा है तो आपको 80C के थ्रू कुछ छूट मिलती है आयकर में, यानी कि आपके टैक्स में कुछ छूट मिलती है, आप 80C के थ्रू छूट ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये तो इससे जुड़ा नहीं है, यानी कि ये तो आयकर से जुड़ा है, तो इसका आंसर 80C नहीं होगा क्योंकि 80C तो अलग एग्जम्पशन देता है आपको, जो आप टैक्स पे करते हैं उससे आपको राहत दिलाता
आता है एटीसी। आप कुछ इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए कर सकते हैं, जैसे पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए आप लोग जमा कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी स्कीम एटीसी आपको एग्जेम्प्टेड कराती है। उसके बाद आईटीआर, आईटीआर आपको फाइल करना ही होता है। आईटीआर आपको फाइल करना होता है, ये आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न की बात होती है। आप पूरे साल में आपका इनकम टैक्स गवर्नमेंट काट लेती है। आपके पूरे साल का जो सिस्टम है, आपका खर्चा, आपने जो इन्वेस्ट किया या आपका जो इनकम हुआ, उस इनकम के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने काटा है, अगर वास्तव में वो सही काटा है तो आपको कोई आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम उस स्लॉट से नीचे है जिस स्लॉट का आपका टैक्स कटा हुआ है, तो आप आईटीआर रिटर्न भर सकते हैं और बाकी का बचा हुआ जो पैसा है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब है ये भी इसका आंसर नहीं होगा। फॉर्म 16 भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इनकम टैक्स भरने के लिए फॉर्म 16 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इतना ही आपको जानना है। मैं इनकम टैक्स एक्ट यहां पे नहीं बता रहा हूं, मैं यहां पे इकोनॉमिक्स में इनकम टैक्स के स्लॉट को नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं केवल पढ़ा रहा हूं कि इनमें से कौन सा आयकर से नहीं जुड़ा हुआ है। मेन बात है कि इनमें से जो आयकर से नहीं जुड़ा है वो है बीएटी। इसका मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। इसका मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। इसका मतलब होता है उत्पाद कर। उत्पाद जो है, उत्पाद कर, यानी कि जो प्रोडक्शन जो इंटरेस्ट है या टैक्स है वो है वैट, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स जो अब भारत में नहीं है, अब उसकी जगह पे जीएसटी आ चुका है। पहले वैल्यू वैट चलता था 2008 में, उससे पहले भी ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इतना आपको ध्यान रखना है। वैट की फुल फॉर्म लिखने के लिए कभी बार आ जाती है आपके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है कि वैट जो है वो उत्पादन कर से रिलेटेड है, ना कि इनकम टैक्स से रिलेटेड है। बाकी तीनों के तीनों जो ऑप्शंस हैं वो आपके बिल्कुल सही है, लेकिन हमें इसमें से क्या छांटना है? हमें छांटना है इसमें से गलत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार सुमेलिखित या सुमेलित नहीं है? यहां पे एक साइड में अधिकार दे रखे हैं, एक साइड में उनके नंबर दे रखे हैं। ये मौलिक अधिकार इसलिए इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बहुत डिटेल में मौलिक अधिकार पढ़ाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन को लेकर जितनी इंपॉर्टेंट जरूरत है वो आपको बताऊंगा। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार है क्या? कौन सा सुमेलिखित नहीं है? हाँ बिल्कुल सही बात है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं वो अधिकार हैं अनुच्छेद 23 और 24। आपको पता है 23 और 24 में क्या कहता है? 23 में कहता है कोई भी व्यक्ति बालक श्रम और बलपूर्वक किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता है। और 24वां कहता है कि किसी भी बालक को हैजार्ड या खतरनाक किसी इंडस्ट्री में, कंपनी में, फर्म में, या जो 14 साल से नीचे का बच्चा है, या कि 18 साल से नीचे की बात भी करते हैं, लेकिन 14 साल से नीचे के बच्चे को किसी भी कंपनी में आप लोग किसी खतरनाक कार्य में नहीं लगा सकते हैं। ऐसे ही कुछ केस गए और आप फिर कहा गया कि 14 साल से कम के बच्चे को कैसे नहीं लगा सकते। कोई अगर आपका अपना बिजनेस है, कोई फैमिली कार्य है, तो उसमें आप उससे काम करा सकते हैं, अन्यथा आप काम नहीं करा सकते। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद प्यारे दोस्तों, यानी कि पहला वाला सही है और यहां पे हमसे पूछा है कौन सा गलत है। आपको आधे क्वेश्चन तो यही ध्यान रखना है कि सही पूछा है या गलत पूछा है। समानता का अधिकार प्यारे दोस्तों, देखिए नंबर 2 पे आता है आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 तक रहता है। आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक, यानी कि ये बिल्कुल सही है और हमसे पूछा है गलत। पूछा है अधिकारों में कौन सा सुमेलिखित नहीं है? सुमेलिखित नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार प्यारे दोस्तों, अगला आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, तो प्यारे दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार हमने पढ़ाया है 19 से लेके 22 तक, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है गलत कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है क्या गलत है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अधिकार है किस अनुच्छेद में है? लेख लिखा है, इस लेख की जगह हम अनुच्छेद लिख लेंगे। अनुच्छेद की बात करते हैं, आर्टिकल की बात करते हैं। तो प्यारे दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो किस में है? धार्मिक स्वतंत्रता जो है आपकी स्वतंत्रता किस में है? वो है आपकी 25 से लेके 28 तक में। और यहां दे रखा है आपका 11 से लेके 13 तक। तो 11 से 13 तक नहीं है, 11 से 13 तक कोई भी संविधान में मौलिक अधिकार 11 तो है ही नहीं। आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार जो है कहां दिए गए हैं? भाग
भाग 3 में दिए गए हैं। अनुच्छेद कहां दिए गए हैं प्यारे दोस्तों? आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद किसमें है, 12 से लेकर 35 तक हैं। आपको पता है कितने अधिकार हैं? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद धार्मिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रताओं के अधिकार के बाद आपका सांस्कृतिक शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो दिए गए वो हैं। उसके बाद आपका संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत है, यानी कि इस हिसाब से अगर बात करें समानता का अधिकार, समानता का अधिकार 1, स्वतंत्रता का अधिकार 2, शोषण के विरुद्ध अधिकार 3, एक और उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रताओं का अधिकार 4, उसके बाद शैक्षणिक और जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो अधिकार हैं वो 5, और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार 6। यानी कि मोटा मोटी हम देखें तो आपको भारत के संविधान में 6 अधिकार दिए गए हैं। प्यारे दोस्तों, यहीं पर मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करूंगा। भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें ही एक 19F एक सब क्लोज था। 19 में एक सब क्लोज जोड़ा था, जो क्या था? जो ये था कि वहां संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में रखा गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में 44वें संविधान संशोधन 1978 में आपके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कहां डाल दिया गया? विधिक अधिकार में डाल दिया गया, और उसको ले जाकर रखा गया आर्टिकल नंबर 300 के में। यानी कि अब जो है संपत्ति का अधिकार वो जो है वो आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना होकर क्या है? वो है अब आपका विधिक अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारे अधिकारों के बारे में मैंने आपसे बात की, ठीक है? तो इसका आंसर आपको मिल चुका है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्या है? महिलाओं के या महिला हितों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए 1992 में स्थापित किया गया एक उद्देश्य से 1992 में एक चीज स्थापित की गई, और यह एक शीर्ष भारतीय संगठन है। यह शीर्ष भारतीय संगठन है किसके लिए? महिलाओं के हितों के और संरक्षण के लिए। ऐसा कौन सा वो है? तो प्यारे दोस्तों, हमारी संसद में 1990 में एक अधिनियम आता है, जिस अधिनियम का नाम होता है राष्ट्रीय महिला संरक्षण अधिनियम। राष्ट्रीय महिला संरक्षण एवं उनके हितों के संरक्षण के लिए अधिनियम आता है, और वो संसद से कब? 1992 में पास होता है, और 1993 में ये लागू कर दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, ये लागू कर दिया जाता है 1992-93 में ये लागू कर दिया जाता है। और इस जो अधिनियम है, इस अधिनियम का नाम रखा जाता है राष्ट्रीय महिला आयोग। ये एक संविधिक निकाय होता है, ये एक संविधिक निकाय है, ये एक संविधिक निकाय है। संविधिक निकाय का मतलब होता है कि हाँ, संविधिक निकाय वो निकाय होते हैं जिनको बनाने के लिए भारत के संविधान में संसद के द्वारा कोई अधिनियम बनाया जाता है, कोई विधेयक लाके पारित किया जाता है। ऐसे जितने भी हमारे यहाँ जैसे मान लो बाल विकास मंत्रालय है, या बाल विकास या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए कोई एक अधिनियम लाया गया, जिसमें अधिनियम का मतलब यानी कि संविधिक क्या होता है? विधि के सम्यक, यानी कि जो विधि बनाई है वो राज्यसभा या लोकसभा या राज्यसभा दोनों से पास करके राष्ट्रपति के द्वारा उसको पास करके तब लागू किया गया है, वो संविधिक निकाय हैं। और गैर संवैधानिक निकाय कौन से होते हैं? गैर संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनको बाहर से बनाया जाता है, संविधान में उनका कोई जिक्र नहीं होता, संविधान में की प्रोसेस में उनका कोई ऐसा जिक्र नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, अभी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है भारत में ये महिलाओं के हितों के संरक्षण एवं उनके प्रोत्साहन के लिए एक अधिनियम बनाया गया। 1990 में रखा, 92 में पास किया गया, और 93 में इसको पूरा लागू किया गया। और इसमें क्या किया गया? इसका मुख्यालय प्यारे दोस्तों, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में बात करें तो इसकी जो अध्यक्ष हैं प्यारे दोस्तों, इसकी जो अध्यक्ष हैं वो रेखा शर्मा इसकी अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये आपसे कई बार पूछा गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो रेखा शर्मा है। इससे रिलेटेड सवाल इतने ही हैं, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कहता है। साइंस का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखेंगे, और ध्यान से देखने के बाद इसको कोशिश करेंगे इसको सोल्व करने की कि ये क्या कहता है। तो देखिए, एक बार आप पढ़ेंगे सवाल को, और सवाल को पढ़ने के बाद हम आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, देखिए सवाल क्या है। सवाल है, वाहनों में मिलावटी ईंधन उत्सर्जन बढ़ाता है। अगर आपके पास वाहन है तो वाहनों में जो वाहन होते हैं, जो आपके व्हीकल होते हैं, उनमें जो अगर हम मान लो अगर मिलावटी ईंधन यूज करते हैं तो उसमें किसका उत्सर्जन, किसका इमिशन बढ़ता है, किसका पोल्यूशन, किसका इमिशन बढ़ता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास आप पेट्रोल भरवाते हैं, अगर उस पेट्रोल में
कुछ ऐसा मिला दिया जाए जो पेट्रोल की तरह हो, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो पोल्यूशन होगा। नहीं तो पेट्रोल की जगह डीजल चला लें और डीजल की जगह मिट्टी का तेल चला लें, यानी कि केरोसिन ऑयल चला लें, ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो उत्सर्जन करता होगा, कुछ ना कुछ तो उनमें प्योरिटी और इम्प्योरिटी की बात होती होगी। तो मिलावटी ईंधन अगर आप यूज करते हैं, आपने देखा होगा, आप अगर किसी अगर मान लो आप सपोज दैट आप किसी ऐसे छोटे मोटे दुकानदार से या बाहर से पेट्रोल भरवा लेते हैं, तो आप देखेंगे आपकी गाड़ी में धुआं ज़्यादा आने लगता है। आपकी गाड़ी का जो फोग मतलब जो धुआं निकलने बहुत ज़्यादा है, आपकी गाड़ी का जो है कह सकते हैं जो आपका एवरेज है वो एवरेज कम हो जाता है, या कुछ ना कुछ आपको लगता है कि हमारी गाड़ी हमने जब से ये पेट्रोल या जब से ये डीजल डलवाया है तब से थोड़ा जब अलग से ट्रीट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ मिलावटी है, कुछ मिलावट मिला के उसने अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए, अपने अपने जो उनका प्रॉफिट कमाने के लिए उसमें कुछ डाल दिया है। जैसे आपने देखा होगा कि चावलों में लोग ईंटें पत्थर कंकड़ डाल देते हैं, दालों में काली कंक्रीट डाल देते हैं, ऐसे ही अपना मुनाफा बनाने के लिए वो डाल देते हैं। तो यहां पे पूछा गया है कि वाहनों में अगर मिलावटी जो उत्सर्जन मिलावटी ईंधन कर दिया जाए, डाल दिया जाए, तो किसका उत्सर्जन बढ़ता है प्यारे दोस्तों? तो हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन बढ़ता है प्यारे दोस्तों, हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन उसमें बढ़ता है। और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो बढ़ जाता है। और प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड नॉर्मल उसके ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 200 गुना ज्यादा रिएक्ट करती है, 200 गुना ज्यादा हमारे फेफड़ों के अंदर जाकर चीजों को पंपिंग करना स्टार्ट करती है, 200 गुना ज्यादा। आप सोच सकते हैं कितनी खतरनाक है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कहां कहां से होता है? कच्चे तेल को अगर जलाते हैं, मतलब कच्चे किसी चीज को जलाते हैं, तो उसमें इसका उत्सर्जन होता है। आपने देखा होगा वाहन जब बाइक या कार या बड़ी बड़ी बसें स्टार्ट होती हैं तो वहां से बहुत गंदा सा धुआं निकलता है स्टार्टिंग में, तो उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और थोड़ा थोड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड आपके सिगरेट वगैरह से भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ए और बी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर ईंधन में ज्यादा मिलावट हो जाए तो हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सिस्टम है या उनका जो उत्सर्जन है वो क्या हो जाता है, वो उसका उत्सर्जन जो है वो बढ़ जाता है। बस इतना ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? देखिए भारत के जो आपकी सपना है, आपका सपना है किसका? आपका सपना है वर्दी लेने का, आपका सपना है वर्दी लेने का, आपका सपना है पुलिस में जाने का, आपका सपना है ये। और इसको साकार कैसे करा जा सकता है? इसको साकार करा जा सकता है कि हम जो सीरीज चला रहे हैं उस सीरीज में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि देखिए ताकि क्या, ताकि आपको यह पता चले कि हमने अब तक 3 सीरीज, आज हम थर्ड डे में हैं और एक क्वेश्चन हमेशा विषय यानी सूची के विषय से पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, क्यों ना हम इस विषय के जो मूल विषय हैं उनको याद कर लें, क्यों ना हम हमारी सृजन सीरीज के माध्यम से जो हमने वीडियो कर लिखवाया है उसमें हमने बहुत सारे विषयों को अपने प्लेलिस्ट में डाला है, बहुत सारे विषयों की एक आपको लिस्ट बना के दी है, क्यों ना आप उसको वहां पे एक बार जाके देख लें। जब आपको पता है क्वेश्चन यहां से आता ही आता है तो क्यों ना आप जाकर देख लें। अगर आप जाकर भी नहीं देखना चाहते हैं तो प्यारे दोस्तों हमारे इस वर्दी सीरीज के माध्यम से मैं जो भी सवाल बीच में आएगा उसमें से 1 से 2 3 4 जो विषय हैं मैं उसको बताता चलूंगा। ये मेरा नैतिक कर्तव्य है, ये मेरा आप लोगों के लिए आग्रह है। लेकिन अगर आपको 60,000 में आना है तो आपको 6 लाख या मैं कह सकता हूं 40 लाख लोगों से अलग हटकर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हम जो पढ़ाएंगे वो तो लगभग सभी पढ़ लेंगे, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं उसकी डायमेंशन हम बता रहे हैं। हम यहां पे थोड़ा सा आपको होमवर्क भी दे रहा हूं। मैं जो आपको होमवर्क करने के लिए देता हूं प्यारे दोस्तों वो क्वेश्चंस हैं। अगर उस एरिया को और हमारे पढ़ाइयों को पकड़ के जाओगे ना तो डेफिनेटली है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने ये हमारा जो काम मैं बताता हूं और मैं छोटा छोटा जो काम आपको घर से करने के लिए दे देता हूं और मैं बोल देता हूं कि कमेंट बॉक्स में लिख लेना। हालांकि हम बहुत छोटे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करते हैं लेकिन आपको ऑथेंटिक चीजें देने की कोशिश पूरी करते हैं। और देखिए एक दिन ऐसा होगा आप और हम ये जो दावे हैं इन दावों को हम सत्य साबित करेंगे। लेकिन वही वाली बात है कि सत्य को प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती है, हमेशा अलग की बात। देखिए संघ सूची का विषय पूछ रहा है, संघ सूची का विषय देखिए सूची की बात करते हैं तो भारत के संविधान की बात करूंगा मैं। फिर से मैं संविधान की बात करूंगा और उस संविधान में मैं जाऊंगा आपको अनुसूची में जाऊंगा। और अनुसूची भारत का संविधान जब लागू हुआ था तो कितनी थी? 8 थी। और वर्तमान की बात करते हैं तो कितनी है? 12 हैं। उन 12 में से जो 7वें नंबर की अनुसूची है, 7वीं जो अनुसूची है प्यारे दोस्तों, उस 7वीं अनुसूची में 3 विषय डिवाइड हैं। पहला है संघ सूची, पहली है संघ सूची, उसमें संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है उसमें समवर्ती सूची।
संवर्ती सूची, इसमें मैं भी लगा के लिख सकते हैं संवर्ती सूची। तो संवर्ती सूची, ये 3 सूची हैं, और ये सूचियां क्या हैं, ये विषयों का बंटवारा है कि कौन राज्य के विषय पर, राज्य के लिए जो महत्वपूर्ण विषय होंगे उन पर कानून कौन बनाएगा, या फिर केंद्र के लिए जो विषय होंगे उन पर कानून कौन बनाएगा, या फिर कुछ ऐसे कानून जो राज्य के लिए भी और केंद्र के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे उन पर कानून कौन बनाएगा। तो ऐसे विषय प्यारे दोस्तों जो राज्य के महत्व के लिए रहते हैं उन पर कानून जो है वो राज्य सरकारें बनाती हैं। ऐसे विषय जो संघ के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, पूरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, उन पर जो विषय है उन पर बनाते हैं आपके संघ, यानी कि केंद्र विषय जो कानून बनाता है। इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ ये है कि अगर कुछ विषय ऐसे हैं, कुछ विषय ऐसे हैं प्यारे दोस्तों जो आपके केंद्र और राज्य दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उनमें से संवर्ती सूची ऐसी विषय को अपने अंदर रखती है, और उनको कहा जाता है कि ये जो सिस्टम होता है इसमें कोई भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। तो प्यारे दोस्तों आइए हम लोग एक चीज डिस्कस करते हैं। यहां पे देखिए, ये है संघ सूची, ये है राज्य सूची, और ये है संवर्ती सूची, ये है संवर्ती सूची। तो हम बात करते हैं इसके विषयों की, बात करते हैं। जब पहले इसमें कुछ पहले विषय होंगे और इसमें कुछ बाद के विषय होंगे, उन विषयों की बात करते हैं। आपको अगर आप लोग ने एक बार भी इसको पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इनमें कितने विषय होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, इन सब के बारे में आप लोगों ने जाना होगा। तो हम उसी के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों क्या है, देखिए संघ सूची में मूल रूप से अगर हम देखें तो संघ सूची में मूल रूप से, ये मूल रूप से है, यानी कि ये वर्तमान के नहीं है, मूल रूप से है। मूल रूप से इसमें 97 विषय थे, और आज की बात करें तो अब इसमें 100 विषय हैं, यानी कि ऐसे 100 विषय हैं। आपको 100 के 100 याद नहीं करने हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो संघ सूची है, संघ सूची में पहले मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ था, जब ये जो सूची डिवाइड हुई थी, उस टाइम में 97 सब्जेक्ट थे, और आज के टाइम पे बात करें तो इसमें 100 विषय हैं। ऐसे ही बात करते हैं प्यारे दोस्तों अगली, ऐसे ही बात करते हैं अगली। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों राज्य सूची के विषयों की। इसके लिए राज्य सूची के विषय की बात करते हैं। तो राज्य सूची में स्टार्टिंग में कितने, राज्य सूची में इसमें स्टार्टिंग में विषय थे 66। पहले कितने विषय थे इसमें 66, और वर्तमान में बात करते हैं तो कितने हैं, अब हैं 61। तो ये भी आपको याद रखना है, पहले ऊपर वाले जो हैं वो क्या हैं, वो मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ था तब के विषय थे। राज्य सूची में 66 और अब हैं 61। और राज्य संघ सूची में जो आपकी संघ सूची थी, जो संघ सूची थी आपकी, संघ सूची में पहले कितने विषय थे, संघ सूची में पहले 97 थे और अब 100 हैं। इसके बाद प्यारे दोस्तों अगली सूची आती है आपकी संवर्ती सूची। तो संवर्ती सूची में 47 विषय पहले हुआ करते थे प्यारे दोस्तों। कितने होते थे संवर्ती सूची में, 47 विषय पहले हुआ करते थे, 47, और आज कितने हैं, आज इसमें 52 विषय हैं। तो ये पूरी विषयों का डिटेल है, आप लोगों को ध्यान रखना है। भविष्य में सवाल बनेगा तो आप यहां से लगा सकते हैं। भारत के संविधान में संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी थी, 97 थी। वर्तमान में कितनी है, 100 है। भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के विषयों की संख्या कितनी थी, 66 थी। वर्तमान में कितनी है, 61 है। अब हम बात करते हैं संवर्ती सूची में कितनी थी, 47 थी, अब कितनी है, 52 है। तो प्यारे दोस्तों आप कहेंगे कि ये विषय कहां चले गए, तो प्यारे दोस्तों कुछ कुछ विषय ऐसे हैं जो संघ सूची से, राज्य सूची से संघ सूची में आ सकते हैं, और कुछ विषय ऐसे हैं जो संवर्ती सूची से संघ और राज्य सूची में भी जा सकते हैं, और कुछ विषय ऐसे भी हैं जो संघ सूची से संवर्ती सूची में जा सकते हैं। यानी कि संसद के पास ये पूरा सिस्टम है कि कानून बनाकर किसी विषय को नेशनल यानी कि संघ का स्पेशल घोषित कर सकती है, राज्य का घोषित कर सकती है। पूरा प्रोसीजर है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। तो अब सवाल पूछा है संघ सूची का विषय कौन सा है प्यारे दोस्तों, तो मैं बात करता हूं जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ये आपका संवर्ती सूची का विषय है, ये आपका संवर्ती सूची का विषय है, आपको ध्यान रखना है, ये आंसर इसका नहीं है। ट्रेड, जानवर एवं पक्षियों का जो है ये भी आपका संघ सूची का विषय है, और दूसरा जो है जंगल की सुरक्षा, ये राज्य सूची का विषय हुआ करता है। और बीमा जो है प्यारे दोस्तों, बैंक, बीमा, रेलवे, बैंक, बीमा, रेलवे, बैंक, बीमा, रेलवे, ये क्या है, ये सारे के सारे आपके किसके विषय हैं, ये सारे के सारे आपके संघ सूची के विषय हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बीमा जो है, इंश्योरेंस जो है, वो आपका संघ सूची में आता है। आप देखेंगे तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि मैं आपको ये समझा पाया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई प्यारे दोस्तों। भारत में हाथी परियोजना 1992 में स्टार्ट होती है। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में स्टार्ट होता है। यहां से आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट होता है, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट होता है,
प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट होता है प्यारे दोस्तों 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट होता है। और अब हम बात करें, अगर हम टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट है, या फिर हम बात करें कि भारत में जो कह सकते हैं टाइगर रिजर्व कितने हैं, टाइगर रिजर्वों की संख्या, या टाइगर रिजर्व का मतलब है टाइगर रिजर्वों की संख्या अब इस समय पे 54 है। यानी कि बाघ संरक्षण जो अभ्यारण्य है, बाघ संरक्षण अभ्यारण्य जो है वो भारत में 54 हैं वर्तमान में। आपने देखा भी होगा रानीपुर को 54वां बाघ संरक्षण जो अभ्यारण्य है उसको घोषित करा गया है। बाघ संरक्षण अभ्यारण्य क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, या एलिफेंट रिजर्व जो अभ्यारण्य है वो क्या होते हैं, या हाथी संरक्षण जो अभ्यारण्य है वो क्या होते हैं प्यारे दोस्तों। ऐसा स्थान जहां पे इनका विशेष टाइगरों को विशेष छूट, विशेष स्थान दिया जाता है, जहां लोगों के आने जाने की या इनके शिकार को करने की या इनको डिस्टर्ब करने की जो परमिशन होती है उसको डिनाई कर दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं, बाघ संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। मतलब बाघ संरक्षण जो सिस्टम है उसको कहा जाता है। 1973 में बाघ संरक्षण स्टार्ट होता है, और यानी कि टाइगर रिजर्व जो टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, टाइगर रिजर्व की प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट होता है, और 1992 में आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट होता है। दोनों को मैं आपको बता पाया, ये नहीं तो 1992 में स्टार्ट होता है। यह आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तुकार ने राजा बिंबिसार की जो के महल को बनवाया था प्यारे दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन किसका है प्यारे दोस्तों, हिस्ट्री का है। और हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आज मैं आपको देता हूं होमवर्क। मैं तो 1 सेकंड में इसका आंसर बता दूंगा, लेकिन आपको क्या है, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, आप अगर ऑनलाइन मोड में इसको देखेंगे तो आपको ऑनलाइन मोड में इसको क्या करना है, आपको गूगल करके देखना है, या आपको जिस भी आप माध्यम से पढ़ते हैं वहां देखना है। इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। मैं हर एक स्लाइड में 1 से 2 आंसर ऐसे छोड़ देता हूं जो आप करें, ताकि आप देखिए, सवाल है बिंबिसार का, बिंबिसार, अजातशत्रु और ये जो आपके कालाशोक हैं, ये पूरा जो सिस्टम है, यहां से एक सवाल पूछा जाता है। और प्यारे दोस्तों, मैं आपको गूगल करने के लिए क्यों बोलता हूं, इसलिए नहीं बोलता कि आपको ज्यादा सिस्टम है। जब आप गूगल करते हो तो आप आसपास की 4 चीजें देखते हो, आप सर्च करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, थोड़ा सा वर्क ज्यादा करता है, और वहां से आप एक चीज के चक्कर में 4 चीज पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों क्या है, वाहनों में मिलावटी। देखिए ये सवाल हो चुका है, इसको दोबारा सवाल लिया गया है। अब देखिए ये भी सवाल हमने कर लिया है, टेक्निकल थोड़ी मिस्टेक हुई है शायद, उसके लिए देखेंगे। देखिए अब अगला सवाल इंपोर्टेंट, आप अगर पुलिस में जाना चाहते हैं, आप अगर वर्दी लेना चाहते हैं, आप अगर पुलिस में उच्च पद पर जाना चाहते हैं, एसआई बनना चाहते हैं, या री एग्जाम में आप जाना चाहते हैं, बिहार दरोगा में जाना चाहते हैं, तो ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मौका आप कभी मत छोड़िए। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग थोड़ी और मेहनत करिए। और देखिए एक दिन आप क्या करेंगे, आप लोग ना कमेंट करें हमें, आप लोग ना हमें ढूंढते हुए मिलने आए कि हाँ सर हमने वहां से पढ़ा था, हमारे 2 से 3 नंबर आ चुके हैं, ज्यादा हमारे हो गए जितने हमारे आ रहे थे। आपकी वीडियो ने हमें डायरेक्शन दी, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आपने जो बताया था हमने वैसे स्टार्ट करा, मैंने वैसे स्ट्रेटेजी अपनाई, और उस स्ट्रेटेजी से हमने 2 से 4 नंबर पा लिए। अगर आप हमसे नहीं भी मिल पाया, हमको नहीं भी बोल पाए, तो आप कम से कम किसी को पढ़ा देंगे, किसी के सामने, या अपने माँ बापों के एक बार चरण छू के अगर उनको परिणाम कर लेंगे, तो समझ लो हमारी जो फीस है वो हमारे पास पहुंच जाएगी। देखिए सवाल क्या है, भारत सरकार की एक आधुनिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है और उड्डयन और रिमोट सेंसिंग, डाटा संग्रहण और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा या क्रिप्टोलॉजी सिस्टम आदि में प्रौद्योगिकी क्षमताओं को विकसित करता है। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड है क्या, राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान केंद्र है क्या। हाँ प्यारे दोस्तों, एक होता है NTRO। एनटीआरओ क्या करता है, ये है आपका नेशनल टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी को देखता है, रिसर्च और ये है ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संस्थान, इसको हम बोलते हैं NTRO। ये क्या करता है, भारत सरकार की सारी विशिष्ट या अत्याधुनिक विशिष्ट तकनीकी की खुफिया एजेंसी होती है। ये क्या करती है, ये उड्डयन या रिमोट सेंसिंग के बारे में, खुफिया एजेंसी के बारे में, डाटा संग्रहण के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में, या साइबर सुरक्षा के बारे में, सारे जितने भी ऐसे अपराध या जितने भी ऐसी एजेंसी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करती है और उसकी क्षमताओं को विकसित करती है। आए दिन हम लोग अच्छे उच्च कोटि की क्षमता को लेकर विश्व में ही नहीं, मतलब भारत में ही नहीं, विश्व में उच्च पटल पर जाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। तो वो फायदा है आपका राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन का, यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर वाला जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, उससे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मेट न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स माना जाता है। क्या है ये न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स?
देखिए ग्रीनफील्ड टैक्स तो अलग होता है, ग्रीनफील्ड कंपनी पर लगाता है। जीवन बीमा अलग व्यवसाय है, ब्राउनफील्ड अलग है। तो क्या है प्यारे दोस्तों, ये जो मैट है, ये मैट क्या है, ये मैट है आपका जो शून्य कर कंपनियों पर लगाया जाता है, न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स जो होता है, टैक्स न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स, यानी कि न्यूनतम और वैकल्पिक है कि किसी इस पे ना तो इस पे ना तो इस पे वैकल्पिक है, लगा दिया जाए। तो वो क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये एक टैक्सेशन की दुनिया है, टैक्सेशन का काम है। तो इसको बोला जाता है शून्य कर कंपनी पर लगने वाला जो टैक्स होता है उसको मैट बोलते हैं प्यारे दोस्तों, उसको न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स बोलते हैं। इससे रिलेटेड आपको इतनी ही जानकारी एकत्रित करनी है। ग्रीनफील्ड कंपनियां क्या होती हैं? ग्रीनफील्ड कंपनियां वो होती हैं जो जीरो उत्सर्जन के लिए, कार्बन कम उत्सर्जन करने के लिए और आपके एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली या पर्यावरण जो हितैषी होते हैं, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को कम से कम नुकसान लेने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट को जो बनाती हैं, जो जमीनी स्तर पर कार्य करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? ग्रीन फील्ड कहलाती हैं। और ब्राउन फील्ड क्या होती हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाइट फील्ड क्या होती है, ब्राउन फील्ड क्या होती है, रेड फील्ड क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। अगला देखिए सवाल, अगला सवाल क्या कहता है प्यारे दोस्तों, 30 नवंबर 2017 को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? मुख्य सूचना आयुक्त भारत के कौन थे, आपको बताना है कौन ऐसे थे। देखिए अभी हम वर्तमान की बात करते हैं, तो वर्तमान में कौन है, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वर्तमान में बात करते हैं हीरालाल सामरिया। अभी मैं वर्तमान की बात करता हूं, वर्तमान की बात अगर मैं करता हूं, वर्तमान की बात करता हूं तो है हीरालाल सामरिया। आपको ध्यान रखना है वर्तमान में जो CIC हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं, वो आपके हीरालाल सामरिया हैं। इसके लिए इससे क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों, उस समय पे जो राधा कृष्ण माथुर, जब 2017 की बात है तो राधा कृष्ण माथुर उस समय पे थे। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को पूरे को यहां से कर देता हूं और ये नवंबर 2030 को काट के मैं 2024 लिख देता हूं या वर्तमान लिख देता हूं। ये सवाल आपके लिए वर्तमान पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2017 का पेपर है, वहां से सवाल आया है, तो हमें वर्तमान का ध्यान रखना है। तो वर्तमान में कौन है? हीरालाल सामरिया इसके अध्यक्ष हैं। आपको ध्यान में रखना है हीरालाल सामरिया। इसके ऑप्शंस में से चारों में से आपको नहीं देखना क्योंकि 2017 का सवाल अब नहीं पूछा जाएगा, अब पूछा जाएगा वर्तमान का, तो मैंने बता दिया है। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल भी आपने देखा, ये रिपीट है। अगला देखिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। IPC, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता से यह सवाल लिया गया है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में यह कहा गया है, सजा की शर्तों के अंश में, सजा की शर्तों के अंश में जीवन के एक कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा। 20 साल के मतलब कारावास को किसको? जीवन, आजीवन कारावास को 20 साल की जो कारावास है वो माना जाएगा। ऐसा कहां कहा गया है? ये आपको पता है कि आपको उम्र कैद या आपको आजीवन कारावास हो जाती है। तो भारत के संविधान में IPC में एक आर्टिकल है, आर्टिकल ने उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 57, और 57 ये कहता है कि जो भी कारावास दिया गया है, आजीवन कारावास जो दिया गया है, जो कारावास दिया गया है उसको 20 साल के लिए कारावास माना जाएगा। तो ऐसा कहां कहा गया है? ऐसा कहा गया है प्यारे दोस्तों धारा 57 में। हमने धारा 53 की भी बात की, हमने धारा 53 की बात की, आपने प्रीवियस वाले में देखा होगा। हमने धारा 57 की बात की। ऐसे ही हम 10 से 20 जो अपने ये जो सीरीज लाने वाले हैं, वर्दी सीरीज, उसमें से जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं हम डेली आपको एक याद कराते हैं। और देखिए आप कैसे आगे क्वेश्चंस को 50-60 धाराएं आपको याद करके जानी है। और प्यारे दोस्तों आप लोग SI का पेपर देने जाएंगे, वर्दी की तो बहुत दूर की बात है, वर्दी तो आपका 100% हो जाएगा अगर थोड़ी मेहनत आपने करी तो। उसके बाद SI का पेपर देने जाएंगे, SI के सवाल मैं आपको सोल्व करा रहा हूं वर्दी बैच में। ऐसा नहीं है कि मैं वर्दी के नहीं, मैं यूपी पुलिस के नहीं करा रहा हूं, मैं बिहार, उनके भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपको उच्च पद के दिखाए जाएं और आप देखिए कैसे आते हैं। तो इसका धारा 57 आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है। धारा 47, 51 और 63 को आपको ध्यान में नहीं रखना है। अभी इन मतलब कह सकते हैं हम आपको बहुत सारा बम्बार्डिंग नहीं देने वाले, हम इंपोर्टेंट आपको देने वाले हैं। क्योंकि देखिए प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी ICC का वर्ल्ड कप 2020 वर्ल्ड कप चल रहा है और भारत बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अभी बीते दिनों यानी कि जो कल ही गुजरा है आपका, उसमें भारत की टीम ने, आप देखेंगे भारत की टीम ने क्या है, जो सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल मैच को इंग्लैंड से जीत लिया है और बहुत अच्छे ये एक तरफ है, हम लोग फाइनल में पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि हम लोग फाइनल भी जीतेंगे। तो आप लोगों से भी हमारी उम्मीद है कि आप लोग भी वर्दी को जरूर जीतेंगे। ऐसे ही मेहनत करते रहिए और सवाल को पढ़ते हैं। भारत सरकार के बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत सरकार के बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी कि आपको छांटना है कि कौन सा सही है।
ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही है। लोकसभा की में 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत के संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं है, बजट शब्द का जिक्र नहीं है। फिर तो आप कहेंगे सर फिर क्या है? फिर हम लोग जाते हैं अनुच्छेद 112 में। 112 में भारत के संविधान में दिया गया है वित्तीय वार्षिक वित्तीय वार्षिक विवरण, यानी कि फाइनेंशियल ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एस्टिमेट बताया गया है। तो भारत में संविधान में बजट जो है 2 चरणों में पेश किया जाता है। हाँ प्यारे दोस्तों, भारत में बजट 2 चरणों में पेश किया जाता है। आप लोग देखिए हमारी प्लेलिस्ट में जाके, अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आपको बताएंगे कि एक चरण में मैंने पढ़ा रखा है आपको बजट, मैंने पढ़ा रखा है आपको कैसे उसको पास कराया जाता है, कौन सा अनुदान होता है, कटौती क्या होती है, हर चीज के बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन आपके दोनों आपकी, अगर आप सृजन सीरीज में भी देखेंगे तो वहां क्वेश्चन के माध्यम से सोल्व कराई है। लेकिन यहां पे आपको अनइवन पढ़ना नहीं है, केवल ध्यान रखना है हां 2 चरणों में ये प्रस्तुत की जाती है, बिल्कुल सही है। लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा में पेश किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ही वित्तीय वार्षिक विवरण पेश किया जाता है, यानी कि आपका इसका जो आंसर रहने वाला है वो आंसर ए रहने वाला है। देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण की ही बात करी गई है, आर्टिकल की बात करें तो 112 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, लोकसभा में ही ये पेश किया जाता है, लोकसभा में ही केवल लोकसभा में पहली बार पेश किया जाता है। और उसके बाद कहां ले जाया जाता है? राज्यसभा में ले जाया जाता है, राज्यसभा में। और राज्यसभा इसको कितने दिन में? मैक्सिमम 14 दिन अपने पास रख सकती है। 14 दिन में अगर वो इसको पास कर देती है तो अच्छी बात है, अगर 14 दिन में पास नहीं करती है तो इसको स्वतः ही पास माना जाएगा। 14 दिन के अंदर राज्यसभा कोई भी सुझाव के साथ इसको लोकसभा को भेज सकती है, लेकिन वो सुझाव मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। लोकसभा चाहे तो माने, नहीं चाहे तो अपने जो उसने जो विधेयक भेजा था, जो बजट का सिस्टम भेजा था, उसको वैसे ही पारित कर सकती है। तो उम्मीद है कि मैं ये भी आपको समझा पाया हूंगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन उच्चतम है? देखिए ये वर्तमान का नहीं पूछा है, ये पहले का पूछा है। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 2 ही राष्ट्रीय सबसे ऊपर आते हैं उत्पादन में और जो प्रोडक्शन है। देखिए उत्पादन और भंडारण दोनों अलग चीज होती हैं कि सबसे उत्तर प्रदेश इस बार सबसे ऊपर आया है, उत्तर प्रदेश इस बार ऊपर आया है। और महाराष्ट्र जो है, जो सबसे ऊपर आता था, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर। हमेशा उत्पादन में महाराष्ट्र ऊपर रहता था और भंडारण में हमेशा उत्तर प्रदेश ऊपर रहता था। लेकिन अभी प्रति हेक्टेयर की बात करते हैं तो प्रति हेक्टेयर में महाराष्ट्र बहुत ऊपर रहने वाला है। इन क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से देखें तो प्रति हेक्टेयर जो है तमिलनाडु जो है प्रति हेक्टेयर में सबसे उच्च उत्पादन करने वाला राज्य बना था अब तमिलनाडु। लेकिन वर्तमान में आपको उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र देखने को मिलेंगे। आपको गन्ने से उत्पादन, देखिए सवाल लाने का मतलब ये नहीं है कि ये रिपीट नहीं होगा, लेकिन ऐसा सवाल जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपका ध्यान जाएगा कि गन्ने के उत्पादन में भारत में किस राज्य का सर्वोच्च स्थान है। यानी कि उत्पादन और राज्य आपको पढ़ाए जाएंगे, ऐसा नहीं पढ़ाए जाएंगे। आपको मैराथन में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद करा के भेजी जाएगी। अभी हम आपको केवल और केवल ये अवगत करा रहे हैं कि आपने जो तैयारी की है उसके इर्द गिर्द सवाल पूछे जाते हैं, आप उनको ध्यान में रख के पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उनके बारे में बात करी गई है। देखिए उनके बारे में क्या कहता है, उनके बारे में देखिए क्या कहते हैं, उनके बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए कहा गया है क्या, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख विशेष तौर पर किया गया है? निम्नलिखित में से किसका जो सिस्टम है वो विशेष रूप से किया गया है? किसका किया गया है ये हमें देखना है। ये हमें देखना है कि किसका उल्लेख किया गया है। और उसके बाद क्या कहा है, राज्यों के अपनी नीतियों के निर्माण करते समय इसको ध्यान में रखा जाएगा। मैंने आपको बताया है भारत के संविधान में 2 प्रकार के अधिकार थे। एक अधिकार थे जो मौलिक अधिकार, जो कंपलसरी थे। एक अधिकार वो अधिकार थे जो समय के साथ उनको दिए जाने वाले थे। समय जैसे आएगा, राज्य जैसे ही सक्षम होंगे वैसे उन अधिकारों को दिया जाएगा। और भारत के संविधान में उनको भाग 4 में रखा गया और उनको 36 से 51 अनुच्छेद के अंदर रखा गया और उनको नाम दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भारत के संविधान में आयरलैंड से या आयरिश के जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहां से लेके आए गए, आयरलैंड से इनको रखा गया। देखिए क्या कहते हैं,
महिलाओं एवं पुरुषों को समान वेतन के लिए समान कार्य, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसको रखा गया है। कामगारों, पुरुष और महिलाओं एवं अल्प व्यय मतलब छोटे बच्चों के स्वास्थ्य एवं उनकी क्षमताओं के अनुसार नियोजित किया जाए और आर्थिक तंगी के कारण किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने पड़े जो उसकी उम्र की क्षमता के अनुरूप ना हो, ऐसे कार्यों को रोका जाए। यानी कि ये दोनों ही काम हमारे भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए हैं, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की जो व्यवस्था है उसको बना के रखते हैं। भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करते हैं। तो भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की अगर बात करते हैं तो देखते हैं उनमें क्या कहा गया है। तो इन दोनों के दोनों ऑप्शन जो हैं वो आपके बिल्कुल सही होंगे। आप लोग लगाएंगे इसका आंसर बी, यानी कि एक और बी दोनों सही है। यह अनुच्छेद में दिया गया है, आप लोग इनको पढ़ लेंगे। देखिए सवाल दोबारा से रिपीट हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। देखिए सितंबर 2016 का सवाल है। प्यारे दोस्तों, आज आपको मैं बताता हूं कि जो ब्रिक्स होता है, ये ब्रिक्स जो है, आज के बाद आप कभी भी इसको गलत नहीं लगा के आओगे। आज के बाद आप इसको कभी भी गलत लगा के नहीं आओगे। 2016 में जो हुआ था प्यारे दोस्तों, 2016 में नई दिल्ली में ये करा गया था, और 2016 में अगर नई दिल्ली में इंडिया में करा गया था तो 2017 में कहां करा जाएगा? चाइना में। और 2018 में कहां करा जाएगा? साउथ अफ्रीका में, यानी कि जो साउथ अफ्रीका है वहां। और 2019 में कहां करा जाएगा? ये ब्राजील में करा जाएगा। और 2020 में कहां करा जाएगा? 2020 में करा जाएगा रूस में। 2020 में रूस में, ये ब्राजील में करा जाएगा, ब्राजील। और ये आपका चीन में करा गया होगा, और ये साउथ अफ्रीका में। देखिए, और 2020 के बाद 2021 में कहां करा जाएगा? 2021 में फिर से नई दिल्ली में या भारत में करा जाएगा। और भारत के बाद 2022 में फिर चीन में करा जाएगा, 2022 में चीन में। और 2023 में कहां करा जाएगा? ये साउथ अफ्रीका में फिर से करा जाएगा। और 2024 में फिर से यहां जाएंगे। 2024 में कहां आएंगे? ये फिर से 2024 में कहां आएंगे? ब्राजील में। तो अब आपसे पूछा जाएगा 2024 में कहां करा जाएगा? तो ब्राजील में। आपको 2024 का पता है तो आप क्रम वाइज, यानी कि ये क्रम से चलता है। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का एक समूह है। 5 देशों के समूह से इसको मिला के किया गया है। तो अब देखिए 2023 का मैं आपसे पूछूं तो साउथ अफ्रीका, 2023 का मैं पूछूं तो साउथ अफ्रीका आप बताएंगे, ठीक है। और 2024 का मैं पूछूं, अब तो आप 2020 का छोड़ो, अब तो आप 2300 का भी बता देंगे कहां होगा, ठीक है। तो आप लोगों का ऐसे ही इसी 2024 का कहां होगा फिर? अगर साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो ब्राजील में। कहां होगा? ब्राजील में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति कहां रखी गई है? मूल हस्तलिखित, प्यारे दोस्तों, भारत के संविधान की मूल 2 प्रतियां बनाई गई थी। एक तो अंग्रेजी में बनाई गई थी और एक हिंदी में। दोनों को हाथ से लिखा था, हाथ से लिखित करा था। इसको लिखित करा था, किसने करा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा नारायण रायजादा ने इसको हाथ से लिखा था, और हाथ से 2 प्रति थी, एक अंग्रेजी में लिखी थी और एक हिंदी में लिखी थी। आपको अगर आज भी इसको देखना है तो आप कहां जा सकते हैं प्यारे दोस्तों? संसद की लाइब्रेरी में आप उसको जाकर देख सकते हैं। संसद की लाइब्रेरी में आज भी ये आपको देखने को मिल जाएगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखी हुई ये चीजें हैं। अगला सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट। भारत में अन्य सभी सिविल सेवाओं की तुलना में परिवीक्षा या परिवीक्षाधीन अपने प्रशिक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा यात्रा पे खर्च किया जाता है। यानी कि प्रशिक्षण के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा सबसे ज्यादा जो पैसा है वो इनमें से किस सेवा की ट्रेनिंग में खत्म किया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये होता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज या भारतीय विदेशिक सेवा। यानी कि ये जो आप दूतावास जो होता है, जिसको हम लोग एम्बेसीज कहते हैं, भारत के भारत का अलग अलग देशों में जो प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत के विदेशी, अपनी भारत की पॉलिसीज, भारत की व्यापारिक पॉलिसी, भारत की साझेदारी या पार्टनरशिप या जो भी बड़ी स्कीम्स होती हैं, किसी देश से संबंध होते हैं, उन संबंध को प्रगाढ़ अच्छे करने के लिए भारत में एक अखिल भारतीय सेवाओं के ही द्वारा, यानी कि यूपीएससी के द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा एक भर्ती को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। यानी कि जो आईएएस का एग्जाम होता है, आईएएस के एग्जाम में जो टॉप रैंकर होते हैं उनमें आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, आईएफओएस नहीं, इंडियन फॉरेस्ट नहीं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज,
यानी कि विदेशिक मंत्रालय में जो कुछ कैंडिडेट होते हैं जो भारत का अलग अलग जाके प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग देशों में जाके प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत की बहुत ही प्रतिष्ठित एक ये सेवा होती है। तो उस सेवा पे सबसे ज्यादा, क्योंकि ये अलग अलग देशों में होती है, कई देशों में घुमाया जाता है, कई देशों की लैंग्वेज वहां पे जाके ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सारा काम, सबसे ज्यादा यात्राओं पे खर्चा इसी का किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका भारतीय विदेशिक सेवा। प्रशासनिक यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो आईएएस यानी कि जो डीएम बनते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस यानी कि जो इकोनॉमिस्ट बनते हैं, भारतीय पुलिस सर्विस यानी कि जो आपके इंडियन पुलिस सर्विसेज यानी कि आपके जो आईपीएस और एसपी बनते हैं वो यही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ये ब्रिक्स वाला मैंने आपको बता दिया है, भारत के संविधान की मूल प्रति ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगला सवाल आपके सामने है प्यारे दोस्तों, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में आपसे पूछा गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो था वो कहां से कैसे कैसे बनता है और कैसे की सिस्टम होता है। प्यारे दोस्तों देखिए, भारत के संविधान में राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है, तो ये संविधिक निकाय होगा। प्यारे दोस्तों पहली बात तो यही है कि संविधिक निकाय है, इसका मतलब कि संसद ने कानून बनाकर इसको पास किया है 1993 में। प्यारे दोस्तों 1993 में इसको बनाया जाता है और इसके प्रथम अध्यक्ष, प्यारे दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं रंगनाथ मिश्रा। प्रथम अध्यक्ष होते हैं इसके रंगनाथ मिश्रा। और वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अरुण मिश्रा। देखिए दोनों आपको मिश्रा ही हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो एनएचआर, ये देखो क्या है, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, एक्ट जो है वो 1993 में स्थापित किया जाता है। 1993 में स्थापित करके इसको भारत में 12 अक्टूबर को के आसपास इसको लागू किया जाता है। और देखिए इसके प्रथम अध्यक्ष जो होते हैं श्री रंगनाथ मिश्रा जी होते हैं और वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अरुण मिश्रा जी। और इसको क्या करा जाता है, इसका मुख्यालय कहां है, इसके मुख्यालय की बात भी आपसे पूछ ली जा सकती है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थापित है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इसका आंसर जो होने वाला है 1993 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया। प्यारे दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 1920 में मानवेंद्र सिंह ने क्या किया, मानवेंद्र सिंह ने एक ताशकंद में क्या किया, ताशकंद में एक समझौता, ताशकंद में जाके एक सिस्टम किया, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। ये वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं, स्थापना होती है। और इस स्थापना को ध्यान में रखते इन्होंने ही 1925 में आके भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। और वर्तमान की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, वर्तमान में ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये एक नेशनल पार्टी घोषित कर दी जाती है। नेशनल पार्टी ही बाद में ये घोषित कर दी जाती है कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी क्या होती है, इसको जानने के लिए फिर से वही बात कि डिटेल पढ़ना है तो करिए गूगल और जानिए थोड़ा सा कम्युनिस्ट पार्टी क्या होती है। हमारा काम सिर्फ आपको हाथ पकड़ के उस ट्रेन में बैठाना है, ट्रेन में सीट लेना आपका काम है, ट्रेन में टिकट लेके चढ़ने हैं वो आपका काम है, ट्रेन में आसपास पे कैसा माहौल बना के रखना है वो आपका काम है। ऐसा नहीं है कि ट्रेन में चलते हुए आपको गिरना है, अच्छे से ट्रेन में बैठना है और आपके गंतव्य स्थान तक जो आपका एम है वहां तक पहुंचना है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमारे साथ। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है प्यारे दोस्तों, इसका आंसर रहने वाला है 1925। कभी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वो कौन करता है, मानवेंद्र सिंह करते हैं। मानवेंद्र जी ने इसकी जो स्थापना करते हैं इनको इसका जन्मदाता बोला जाता है। और भारत की बात करते हैं तो भारत में 1925 में इसकी स्थापना होती है और ये एक टाइम पर आपकी नेशनल पार्टी भी आती है बनके। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाल आपको दिखाने हैं कि सवाल पूछे कहां से जाते हैं। आपको यह बताना है कि सवाल पूछे कहां से जाते हैं। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद संसद को किस राज्य के क्षेत्र सीमा, किसी की राज्य सीमा, किसी का नाम परिवर्तन करने की शक्ति देता है। तो प्यारे दोस्तों देखिए 7 और 5 दोनों काट दीजिए क्योंकि दोनों क्या है, दोनों नागरिकता की बात करते हैं, नागरिकता की बात करते हैं, ये नागरिकता में है। यानी कि नागरिकता में अनुच्छेद नंबर 5 से लेके 11 तक के बारे में डिटेल किया गया है। तो ये दोनों तो आपके आंसर नहीं रहने वाले हैं। अनुच्छेद नंबर 2 क्या कहता है कि कोई बाहर से राज्य क्षेत्र का प्रवेश, बाहर से राज्य क्षेत्र का प्रवेश, इसका मतलब यह भी इसका आंसर नहीं रहने वाला है। तो आपका आंसर बचता है भारत के संविधान में अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि किसी भी राज्य को
एक राज्य को तोड़कर दो राज्य बनाने हो या दो राज्यों को जोड़कर एक राज्य बनाना हो, आर्टिकल 3 में परिवर्तन करना पड़ेगा। किसी भी राज्य की सीमा को परिवर्तन करना हो या सीमा को घटाना या बढ़ाना हो तब भी अनुच्छेद नंबर 3 में ही परिवर्तन करना पड़ेगा, या किसी राज्य का नाम बदलना हो या किसी राज्य का नाम को संशोधित करना हो तो वो भी 3 में ही करा जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। मैं इससे रिलेटेड जो डिटेल है वो पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूं। भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद नंबर 356 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्त की गई राज्य सरकार को बहाल किया गया। प्यारे दोस्तों, भारत के संविधान में बहुत अच्छी बात की गई है। भारत के संविधान में देखिए आप, भारत के संविधान में क्या दिया गया है? संविधान में दिया गया आपात की बात। आपात कितने प्रकार का संविधान में दिया गया है? आपात 3 प्रकार का संविधान में दिया गया है। 352 ये युद्ध या विदेशी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह अगर होता है तो भारत के संविधान में राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन लग के, इसको आपातकाल बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन यहां पे लग जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर राज्य की विधान से जो परिषदें हैं या विधानसभाएं हैं, राज्य की 356 में राज्य का विधान जो प्रशासन है, प्रशासन अगर विफल हो जाता है तो राज्य में राज्यपाल शासन लग जाता है। इसको भी इमरजेंसी बोलते हैं। और 360 यानी कि ये वित्तीय आपात होता है। वित्तीय आपात की स्थिति आज तक भारत में नहीं आई है और उम्मीद है कि ये स्थिति आएगी भी नहीं। एक बार भी अभी तक उपयोग नहीं किया गया जाने वाला सिस्टम है। तो प्यारे दोस्तों, सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट ने किस में, देखिए 356 क्या है? ये राज्यपाल शासन है, राज्यपाल का शासन है। राज्यपाल का जो शासन है यानी कि यहां पे इमरजेंसी लगी हुई थी, राज्य में एक लगा हुआ था। तो अरुणाचल प्रदेश में प्यारे दोस्तों ऐसा सिस्टम था। अरुणाचल प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जो आपका 356 लगाया गया है उसको आप निरस्त कीजिए, हटाइए, और इसका आंसर हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन से एक बड़ा सिस्टम सामने आया। 1979 की बात है प्यारे दोस्तों, 1979 की बात है। केस आता है हुसैन आरा और खातून बनाम बिहार राज्य का एक केस आता है। उस केस में क्या कहा जाता है? त्वरित न्याय का अधिकार जो है, त्वरित यानी कि बहुत जल्दी देना, त्वरित न्याय का अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। और जीवन का अधिकार प्यारे दोस्तों, जीवन का अधिकार कहां पे आता है? ये आता है आर्टिकल 21 में। जीवन जीने का अधिकार आता है 21 में। तो त्वरित न्याय यानी कि एकदम इमीडिएट जो जस्टिस है, इमीडिएट जस्टिस का जो राइट है वो जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही आता है, मौलिक अधिकार है। सार्वजनिक हित याचिका यानी कि PIL, मैं फिर से बताऊंगा, PIL जो है पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेटिंग जो है वो क्या है? वो ये है कि इसके जो जन्मदाता है PIL के, वो PN भगवती को कहा जाता है। PIL के तहत दायर किए गए किस बात के में निर्णित किया गया कि जो त्वरित न्याय है, देखिए अगर कोई न्याय जल्दी ना मिले तो उस न्याय का क्या फायदा? जब कोई न्याय जल्दी ना मिले तो उस न्याय का क्या फायदा? सपोज दैट अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है, महिला के साथ छोड़िए, अगर किसी के मौलिक अधिकार को हनन किया जाता है, किसी को अस्पृश्यता के थ्रू किसी के साथ अस्पृश्यता की जाती है, किसी के साथ भेदभाव किया जाता है, तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है कि मेरे साथ भेदभाव किया गया और उसके भेदभाव को बचाने के लिए उसकी डिग्निटी फील्ड जो लाइफ थी, उसकी जो सबसे सम्मान से जीने की जो सिस्टम था, उसके लिए उसको न्याय नहीं दिया लाया गया और वो जीता रहेगा, घुट घुट कर जिएगा, और वो न्याय 1 2 3 4 5 साल तक दिलाया जाए तो क्या फायदा है? उसकी जो जिंदगी, जो डिग्निटी फुल जिंदगी थी, जो उसकी से सम्मान जिंदगी थी, वो जिंदगी तो वो नहीं जी पाया। यानी कि उसके जीवन को खत्म करने के अलावा उसके पास कोई भी उपाय नहीं बचता और ये तो जीने के अधिकार के अगेंस्ट एक सिस्टम हो जाता है। तो हुसैन आरा बनाम जो बिहार राज्य में एक सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है खातून का 1979 में, और इस 79 में जो सुप्रीम कोर्ट है एक डॉक्ट्रिन साबित करता है, प्रस्तुत करता है और एक सिद्धांत देता है कि नहीं, त्वरित न्याय का जो अधिकार है वो भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। और वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन से वाले के अंतर्गत आता है? वो आता है जीवन जीने का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत। इतना सारा मैंने बताया, ये सवाल का आंसर 1 है। अगला देखिए क्या है? अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार का साइबर आक्रमण है। यह है एक प्रकार का साइबर आक्रमण है जिसके तहत यह दावा किया जाता है कि ऑफर पर कोई पुरस्कार है और आप पीड़ित व्यक्ति के विज्ञापन वाली साइट पर क्लिक करते हैं तो आपका सिस्टम जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आपके आज के टाइम पे साइबर जो क्राइम में बहुत हो रहा है। आप लोगों के पास बहुत सारे मैसेज आते होंगे कि आपको 1 करोड़, 5 करोड़ और 10 करोड़ की लॉटरी लग गई है, आप
इस लिंक पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, कभी भी ऐसे लिंक को मत खोलिए, कभी भी ऐसी कॉल को मत रिसीव कीजिए, कभी भी किसी व्यक्ति को अपने जो आपकी क्रिटिकल आपका इंफॉर्मेशन है उसको मत दीजिए, चाहे वो बैंक डिटेल हो, चाहे पासवर्ड हो, चाहे वो कोई भी डिटेल हो आपकी, आप मत दीजिए, क्योंकि आपका डाटा बहुत क्रूशियल है। आपके साथ कभी भी फ्रॉड किया जा सकता है। ऐसे ही फ्रॉड को रखने के लिए यह बताया गया है कि एक ऐसी व्यवस्था, एक बैटिंग व्यवस्था, यानी कि एक बैटिंग व्यवस्था करके आपको 50-60 नंबरों पर एक मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है, और उस मैसेज फॉरवर्ड में क्या कहा जाता है कि आपका कोई पुरस्कार, यानी कि आपका ऑफर पे कोई पुरस्कार है। जब पीड़ित उस विज्ञापन की साइट पर क्लिक करता है, यानी कि आपको कोई भेजा, जैसे आपने देखा होगा कि अब मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूं, आपका 5 करोड़ का वो जो लॉटरी लग गई है, आपको इस सिस्टम पे जाके आपको इस फॉर्म को भरना होगा, अपनी इंफॉर्मेशन भरनी होगी, ताकि हम आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, जिस आदमी को यह पता है कि हमारी लॉटरी लग गई, तो उसको हमारा अकाउंट नंबर नहीं पता होगा, बस वो एक क्लिक करके आपके अकाउंट में एंटर करना चाहता है, और जैसे ही आपके अकाउंट में एंटर किया, आपने ओटीपी, आपने इंफॉर्मेशन दी, आपका सारा पैसा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन इधर से उधर चली जाती है, और आप बाद में फिर कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा सिस्टम कहलाता है बैटिंग, यानी कि एक तरह की बैटिंग है कि आपके पास कोई मैसेज आएगा, आपको बताया जाएगा आपको आप पुरस्कार जीत गए हैं, और आपके साथ क्राइम कर दिया जाएगा। तो आपको उससे बचना है। सवाल ये इसलिए लिया है ताकि आपको अवेयर भी करा सकें। आपको बहुत सारे अननोन फोन आते हैं, बोलते हैं आप मुझे पहचाने, आप अपने दोस्त को सबकॉन्शियस माइंड में सोचते हैं कि हाँ शायद मेरा ये दोस्त हो सकता है या वो दोस्त, आप कोई भी नाम ले दीजिए, वो कहेगा हाँ पहचान लिया, फिर बोलता है कि मैं आपको कुछ, यार मुझे कुछ परेशानी है, कि मेरे को कुछ परेशानी है, मैं कुछ पैसे आपको देना अपने अकाउंट में, मतलब तुम्हारे अकाउंट में भेजना चाहता हूं, मेरा अकाउंट जो है नहीं चल पा रहा है, आपको फोन पे या गूगल पे या फिर जो भी आप चलाते हैं उस पर भेजना चाहता हूं। आप बोलेंगे हाँ भेज दे, और जैसे ही आपके पास एक मैसेज आएगा, आप लोग आपसे बोलेगा कि यार वो मैसेज आएगा, उसको देख लेना, मैं एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। जैसे ही आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपके अकाउंट से जितने पैसे की रिक्वेस्ट उसने भेजी है, वो सारे पैसे आपके डिटेक्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, ऐसी भी गलत इंफॉर्मेशन से आपको बचना है। देखिए पहले दोस्तों, अगला सवाल, यही बर्खास्त वाली बात करी गई है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए ये आपका साइंस का यानी कि बायोलॉजी का सवाल है। छोटी आंत पर उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है। छोटी आंत यानी कि जो हमारा जो पेट होता है, जो पेनक्रियाज होता है, जो हमारा पेनक्रियाज होता है, जो पेट होता है, उसके अंदर छोटी आंत और बड़ी आंत होती है। आपको पता है छोटी आंत पाचन का काम करती है। जब भी हम कोई चीज खाते हैं, छोटी आंत जो होती है वो पाचन का काम करती है, बड़ी आंत जो है मल वगैरह का काम करती है, वो ज्यादा काम हमारे पेट में नहीं करती है। छोटी आंत की लंबाई भी ज्यादा होती है बड़ी आंत के कंपैरिजन में, ठीक है। तो छोटी आंत का क्या है, छोटी आंत को आप देखेंगे तो उसमें उंगली के आकार का एक ऐसा हिस्सा होता है, ऐसा हिस्सा होता है। इसको प्यारे दोस्तों क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बिली। ये क्या करती है, जैसे आप कुछ खाते हैं तो जो भी आपने खाया, जो भी आपने पदार्थ खाया, उस पदार्थ से जो पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित कर देती है, और उनको अवशोषित करके शरीर के अलग अलग अंगों को भेज देती है, और शरीर के अलग अलग अंगों पे जाके, शरीर के अंग पे जाके वो जैसे कह सकते हैं एनर्जी का काम करती है, और वहां से काम हो जाता है। तो ऐसी कौन सा एक वो होता है, ऐसी उंगली की तरह आकृति होती है, ये होती है आपकी बिली की। इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, हर एक इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, उष्णकटिबंधीय मतलब जो टॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं, वो साइक्लोन्स बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं। विश्व के किस भाग में इसे हरिकेन कहा जाता है प्यारे दोस्तों? तो विश्व के किस भाग में इसे हरिकेन कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, ऐसा एक सागर होता है जिसको हम बोलते हैं अटलांटिक सागर। अटलांटिक सागर होता है जो एस आकार का होता है, मैंने आपको बता भी दिया। एस आकार के ऊपर यानी कि जो अटलांटिक सागर है, वहां पे इसको हरिकेन बोला जाता है। जापान या चाइना की साइड जाओगे तो इसको टाइफून बोला जाता है। और अगर आप इसको मतलब अगर आप नीचे जाओगे, ऑस्ट्रेलिया की साइड जाओगे तो इसे बिली बिली बोला जाता है। और अगर आप अटलांटिक यानी कि यूएसए की तरफ जाओगे, उत्तरी अमेरिका की तरफ जाओगे, यानी कि जो भी अटलांटिक सागर में ये बनते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? इनको हरिकेन बोला जाता है। और ये बहुत अच्छी स्थिति होती है, अटलांटिक सागर में उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे नहीं होते, हम लोग एक दिन पूरा साइक्लोन के लेक्चर को लेके आपके साथ ज्योग्राफी में मैं खुद आपको समझाऊंगा, ताकि आपको एक एक कैसे साइक्लोन आता है, कैसे चक्रवात आता है, कैसे प्रतिचक्रवात आता है, कैसे साइक्लोन जो आता है, चक्रवात की जो आंख होती है वो कहां कहलाती है, एनर्जी सबसे ज्यादा कहां होती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका आंसर आपको केवल सी लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी के बारे में पूछ रखा है। यूपीएससी के बारे में इसने पूछा गया है कि 2017 का सवाल है, पुराना सवाल है, 2017 का सवाल है। यूपीएससी के अध्यक्ष पूछ रहा है, कौन है अध्यक्ष पूछ रहा है, तो हम वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं। हम वर्तमान अध्यक्ष में इसकी बात करते हैं, तो वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके मनोज सोनी।
वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके मनोज सोनी। 2017 की बात करें तो 2017 में डेविड आर सिमलन जो थे इसके अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर जो है वो तो ये हो जाएगा, लेकिन मनोज सोनी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में मनोज सोनी, मनोज सोनी जो हैं इसके क्या हैं? यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। यूपीएससी के वर्तमान क्या हैं? अध्यक्ष हैं। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक यूपीएससी जो आयोग है वो एक क्या करता है? सिफारिश करता है, उस पर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती है? इंपॉर्टेंट है, कौन सा गलत है? आप जाएंगे बिहार में जाती है पटना से होके भैया, पश्चिम बंगाल में भी जाती है भैया, उत्तराखंड में भी जाती है भैया, और यहाँ तो इसको कुछ जाती ही नहीं है। उत्तराखंड से तो निकलती है, उत्तराखंड से निकल के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश से निकल के बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में जाती है, और बिहार से फिर आगे निकलती हुई, बिहार से फिर थोड़ी आगे निकलती हुई थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में होती हुई, पश्चिम बंगाल में होती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में जाती है, वेस्ट बंगाल के बाद फिर ये बांग्लादेश में जाती है, जहां इसका नाम हो जाता है पद्मा, जहां इसका नाम होता है पद्मा। और उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र के साथ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा होता है यहाँ। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है? चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्ति की जाती है। तो प्यारे दोस्तों, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, तो पंजाब के जो राज्यपाल हैं, पंजाब के राज्यपाल को मैक्सिमम जो केस होता है उसको पंजाब के राज्यपाल को ही इसका प्रशासक बना दिया जाता है। और ये यहाँ पे क्या होता है, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उस पर क्या होता है? केंद्र के द्वारा ही शासन किया जाता है, केंद्र के द्वारा इस पर शासन किया जाता है, केंद्र के द्वारा, यानी कि दिल्ली ही इसका शासन करती है और इसके शासन कोई नहीं करता। इसके बाद में बात करूं तो 239 में आप देखेंगे इसके बारे में संविधान में थोड़ा बताया गया है। देखिए आज का अंतिम सवाल आपके सामने है। आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप लोग इस पूरी सीरीज को ध्यान से देख पा रहे हैं। 1953 से 67 के मध्य किस सत्याग्रह ने छोटे किसानों को जोखिम लेने तथा बड़े जिम्मेदारों की निजी भूमि पर कब्जा करने, जो स्वयं कृषि कार्य नहीं करते थे तथा उस भूमि पर खेती शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया था? कह रहे हैं देखिए, एक सत्याग्रह चला था, एक ऐसा सत्याग्रह चला था जिस छोटे किसानों को जोखिम लेना, मतलब जो छोटे किसान जो है वो जोखिम तथा बड़े जो किसान हैं जो निजी भूमि पर कब्जा करने के लिए बात करी गई थी, जो स्वयं कृषि नहीं करते, ऐसे किसान जो स्वयं कृषि नहीं करते थे। बड़े बड़े किसान थे, बहुत जमीन होती थी, तो छोटे किसान को थोड़ा रिस्क लेने के लिए, ऐसे आंदोलन करने के लिए जो वहां के पादरी थे उन्होंने इनको प्रोत्साहन दिया था, प्रोत्साहित किया था कि आप पकड़ो, आप छीनो और आप वहां जाकर राज करो, आप वहां जाकर व्यवस्था को अच्छे से संभालो। तो प्यारे दोस्तों, ये आपका आज का जो सिस्टम था, मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा। ये जो है ये आज का जो सिस्टम मैं आपको बताना चाहूंगा क्या है। देखिए हम लोग आज पूरा जो डिस्कस कर रहे थे आपके साथ, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से उसको आपने समझा होगा। और ये समझने के बाद आज हम 3 जो थर्ड डे में पहुंच चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। पूरी एनर्जी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बाकी के लेक्चर भी आपको मिलते रहेंगे। आप जहां भी हैं अच्छे रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप अपने परिवार वालों का, अपने आसपास का ध्यान रखेंगे, आप कानून का पालन करेंगे, आप एक अच्छे नागरिक बन के सामने आएंगे। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। आज का जो वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।